Assalamu alaikum dear students, my name is Mubashra Manzoor. Welcome to my class where we are going to study computer sciences of grade 12. In today's topic we are going to study how to create a program, what is a compiler or what is an IDE, and then we'll further see that how do we create files into that IDE, how do we save them, how do we edit them, and how do the compiler actually execute those files. So students हम ये देख रहे थे कि how to create a program, how to create a computer program actually, ठीक है. उसकी स्टेप बाय स्टेप अप्रोच देखते हैं कि हम किस तरह से उसके अंदर क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व हैं जब हम एक प्रोग्राम की बात करते हैं. Since we are starting with understanding of C language, it is not very difficult. If you have the foundation of it, if you have fundamental understanding of C, जिसमें उसकी syntax and semantics आ जाते हैं, हमने last lecture में भी इस बात को डिस्कस किया था, तो then it is not very difficult to write the programs in programming language और फिर उसको आपको एग्जीक्यूट करना इतना मुश्किल नहीं लगता. सो इट इज़ नॉट अ वेरी डिफ़िकल्ट लैंग्वेज, ऑल्दो इट इज़ अ वेरी बेसिक लैंग्वेज जो कि बहुत स्टार्टिंग से डेवलप हुई है. सी का ही एक इवॉल्व्ड वर्जन है C++. आपका जो कोर्स है उसमें जो रिक्वायरमेंट है वो सी लैंग्वेज की है. C++ इज़ सम एक्सटेंशन ऑफ सी, सो उसके अंदर कुछ ऐसे मॉड्यूल्स हैं जो आपके कोर्स में इंक्लूडेड नहीं हैं. मैं आपको बताऊंगी, ऑल्दो हम C++ का कंपाइलर यूज़ कर रहे हैं, आपकी बुक भी वही फॉलो कर रही है, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा घबराने की भी बात नहीं है और बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस भी नहीं हैं, ठीक है. और मैं आपको ये बताना चाह रही थी कि आपका जो कोर्स है इट विल फोकस ऑन सी लैंग्वेज, राइट, और सी के ही फंडामेंटल्स कैन बी एप्लीकेबल ऑन C++ और एनी अदर लैंग्वेज एज अ मैटर ऑफ फैक्ट. तो जब हम बात करते हैं कंपाइलिंग अ प्रोग्राम और डेवलपिंग अ प्रोग्राम, तो उसके लिए सबसे पहले जो आपको चीज़ चाहिए होती है वो चाहिए होता है IDE और इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, एक ऐसा सॉफ्टवेयर टूल जो आपको हेल्प करता है इन ऑर्डर टू राइट द प्रोग्राम्स, edit the programs, debug the programs and execute the programs after compiling them. सो एक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट या IDE वो सॉफ्टवेयर होता है जो आपको ये कंप्लीट फीचर्स देता है, जिसके अंदर आप उसको उस प्रोग्राम को लिख के एडिट भी कर सकते हैं, उसको कंपाइल भी कर सकते हैं, यानी कंपाइलर इज़ अ पार्ट ऑफ दैट IDE, और फिर आप उनको एग्जीक्यूट भी करवा सकते हैं. सो जो IDE हम यूज़ कर रहे हैं दिस इज़ कॉल्ड टर्बो C++, जो आपकी बुक में भी फॉलो किया गया है. ऑल्दो अगर आप देखें तो मैंने यहाँ पे कुछ लिस्ट ऑफ कंपाइलर्स लिखी है या लिस्ट ऑफ IDEs लिखी है जो आप यूज़ कर सकते हैं इन ऑर्डर टू कंपाइल एंड एग्जीक्यूट सी लैंग्वेज और सी प्रोग्राम्स, जो कि सिमिलर ही हैं जैसे टर्बो C है, लेकिन सिंस आपकी बुक जो है वो टर्बो C को फॉलो कर रही है, हम टर्बो C को ही इंस्टॉल करेंगे अपने कंप्यूटर्स पे और उसी पे प्रोग्राम लिखना शुरू करेंगे. लेकिन अदर देन दैट देयर आर मेनी अदर कंपाइलर्स एज वेल, जैसे कि DebC है या विजुअल स्टूडियो है. इन टूल्स को भी आप यूज़ कर सकते हैं इन ऑर्डर टू कंपाइल एंड एग्जीक्यूट सी लैंग्वेज प्रोग्राम्स और C++ लैंग्वेज प्रोग्राम्स. तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि के हमने टर्बो C++ है क्या चीज़ और टर्बो C++ को हमने यूज़ कैसे करना है. जब हम कहते हैं कि एक IDE और इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, टर्बो C++ is one of the very first developed IDEs and it provides you the whole package जिसमें you can edit the files, you can write the files, you can write the source files जिसको हम कहते हैं. So you can write source files, you can edit them, you can compile them and then you can execute them as well. और आप उनको सेव भी कर सकते हैं अपने ही ड्राइव पे. तो IDE इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट जैसे आपको नज़र आ रहा है, इट इज़ something related to computer or software program that gives you all these features, ठीक है. तो टर्बो C हम इंस्टॉल करेंगे. इट इज़ वेरी इजी टू इंस्टॉल. आप उसको डाउनलोड करें, उसका एक सेटअप, और उसके अंदर एक एग्जीक्यूशन फाइल होगी, उसको रन करें तो आपके पास एक जो है आपके पास इंस्टॉल्ड फॉर्म ऑफ दैट सॉफ्टवेयर आ जाएगी. टर्बो C जो है वो आपके पास इंस्टॉल्ड आ जाएगा. उसके बाद आप ये कर सकते हैं कि आप उसको ओपन करें.
टर्बो सी का जो IDE है या उसका जो पैनल है उसको आपने ओपन करना है। सो हाउ विल यू डू दैट? आप देखें तो मेरे पास ये ओपन फॉर्म में अवेलेबल है, लेकिन आप इसे ओपन कैसे करेंगे? अगर आप DOS यूज़ कर रहे हैं तो यू विल राइट TC इन द DOS पैनल, और वहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, जब आप एंटर प्रेस करेंगे तो ये स्क्रीन, ब्लू स्क्रीन आपके पास अवेलेबल हो जाएगी, ओपन हो जाएगी। अगर आपके पास सिंपल वो एक डाउनलोडेड फॉर्म में, आइकॉन की फॉर्म में आपकी स्क्रीन पे पड़ा हुआ है, तो जस्ट डबल क्लिक वुड डू द मैजिक, और क्या होगा कि आपके पास ये स्क्रीन जो है वो पॉपअप हो जाएगी। अगर आप टर्बो सी में देखें तो ऊपर एक मेन्यू बार है जिसके अंदर डिफरेंट तरह के मेन्यूज़ जो हैं वो आपके पास अवेलेबल हैं, जिसमें फाइल है, जिसमें सेव है, और डिफरेंट तरह के मेन्यूज़ अगर आप देखें तो वो अवेलेबल हैं। यू कैन सिलेक्ट ऑल दोज मेन्यूज़ वन बाय वन, और यू कैन सिलेक्ट द मेन्यूज़ अकॉर्डिंग टू योर चॉइस और रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रोग्राम। ये आपको हेल्प कर रहे होते हैं डिफरेंट तरह की चीज़ें परफॉर्म करने में, डिफरेंट तरह के टास्क परफॉर्म करने में। फॉर एग्जांपल, इफ़ यू हैव टू क्रिएट अ न्यू फाइल, राइट, आपने एक न्यू फाइल ओपन करनी है, आपने एक न्यू विंडो ओपन करनी है जिसके अंदर आपने अपना प्रोग्राम लिखना शुरू करना है। अब ये प्रोग्राम लिख के जब आप सेव करेंगे, दैट विल बिकम अ सोर्स फाइल, राइट। सोर्स फाइल क्या चीज़ होती है? जो प्रोग्राम आप लिखते हैं, जब आपने कोई भी लैंग्वेज में एक प्रोग्राम लिखा, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, सेट ऑफ डिफाइंड इंस्ट्रक्शंस लिख दी आपने। फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहूँ राइट अ प्रोग्राम टू ऐड 2 नंबर्स, तो आप क्या करेंगे? 2 नंबर्स लेंगे, उनको किसी वेरिएबल में स्टोर करेंगे, उनको आपस में ऐड करने की कमांड देंगे, उस सम को किसी और तीसरे वेरिएबल में स्टोर करेंगे, उसको प्रिंट करवाएंगे, और आप कहेंगे कि अब मेरा प्रोग्राम जो है वो कंप्लीट हो गया है। ठीक है, जब वो कंप्लीट हो गया है तो अब आप उस फाइल को सेव करेंगे एज अ सोर्स फाइल, जिसकी एक्सटेंशन, हमने ऑलरेडी एक्सटेंशंस के ऊपर बात की हुई है कि एक्सटेंशन टेल्स यू द टाइप ऑफ प्रोग्राम फाइल या सोर्स फाइल, जैसे .cpp, .c, इसी तरह .txt फाइल, .doc फाइल। हमने देखा था कि जैसे जब आप वर्ड फाइल को सेव करते हैं तो इट सेव्स एज .doc फाइल, तो आपको पता चल रहा होता है कि ये एक डॉक्यूमेंट फाइल है। इसी तरह नोटपैड की फाइल जब आप सेव करते हैं तो इट सेव्स विद द एक्सटेंशन .txt। जब प्रोग्रामिंग फाइल्स को आप सेव करते हैं, नॉर्मली दे आर हैविंग एक्सटेंशन जो उनके नाम की तरह के ही एक्सटेंशंस होते हैं। जैसे आज CPP मैंने बात की, तो वो C++ की फ़ाइल, टर्बो सी बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो .cpp के साथ ही, एक्सटेंशन के साथ ही फ़ाइल को जो है वो सेव करता है, बिकॉज इट्स अ C++ कंपाइलर। सो होता क्या है कि जब आप एक फ़ाइल डेवलप करते हैं जिसमें आपने कंप्यूटर प्रोग्राम लिख दिया है और आपने उसे सेव कर दिया है, दैट फाइल इज़ कॉल्ड अ सोर्स फाइल। अब वो फाइल, मैंने आप लोगों से कहा था कि ऑल्दो इट हैज़ अ कंप्यूटर प्रोग्राम, बट हार्डवेयर इट डज़ नॉट अंडरस्टैंड इट कम्प्लीटली। वाई नॉट? बिकॉज हार्डवेयर को क्या समझ में आता है? ओनली वंस एंड ज़ीरोज़, द बाइनरी लैंग्वेज। अगर उसको कोई चीज़ ऑन या ऑफ या स्विचिंग की फॉर्म में समझ आ रही है तो अगेन दिस लैंग्वेज इज़ अ लिटिल डिफ़िकल्ट फॉर इट टू अंडरस्टैंड और कॉम्प्लिकेटेड फॉर इट टू अंडरस्टैंड। दैट्स वेयर कंपाइलर कम्स इन। कंपाइलर का काम क्या है? जो कि आपके IDE के अंदर ही एम्बेडेड है। उसने क्या करना है? उसने इस सोर्स फाइल को पहले क्या करना है, इन केस ऑफ सी, वो पहले उसको असेंबली लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, फिर वो उसको एक ऑब्जेक्ट फाइल में कन्वर्ट करता है, और ऑब्जेक्ट फाइल से वो उसको एक एग्जीक्यूटेबल फाइल में कन्वर्ट कर देता है, जिससे जब आप कहते हैं कि हमने कंपाइल किया है अपना प्रोग्राम, तो इसका मतलब है कि उसके बैक एंड पे ये सारे स्टेप्स जो हैं वो हो रहे होते हैं। यानी आपकी जो सोर्स फाइल है वो पहले असेंबली फाइल में कन्वर्ट होती है, फिर .ऑब्जेक्ट फाइल में कन्वर्ट होती है। .ऑब्जेक्ट फाइल का मतलब ये कि उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ बाइनरी लैंग्वेजेस होंगी, और फिर उसके बाद वो एक उसको एग्जीक्यूटेबल फाइल में कन्वर्ट कर देती है, जो इवेंचुअली कैन बी अंडरस्टूड बाय द प्रोसेसर एंड एग्जीक्यूट ऑल दोज टास्क्स। सो कंपाइलर इसी IDE के अंदर जो है वो मौजूद है। तो पहला काम जो हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं वो ये करते हैं कि हमने अपनी जो विंडो है वो ओपन कैसे करनी है, और हमने उसके अंदर सोर्स अपना प्रोग्राम या अपना कोड जो है वो लिखना कैसे है। सो अगर आप देखें, अगर हमने यहाँ पे अपनी न्यू विंडो ओपन करनी है जिसमें हमने अपना प्रोग्राम लिखना है, तो देयर इज़ अ वे। अगर मेन्यू बार देखें तो मेन्यू बार पे जितने भी मेन्यू आइटम्स मौजूद हैं, आप उनको किस तरह से ओपन कर सकते हैं। एक तो ये हो सकता है कि यू क्लिक ऑन देम,
और उसके नीचे एक ड्रॉप डाउन मेन्यू आ जाएगा और वहाँ से आप अपना रिक्वायर्ड जो आइटम है वो सेलेक्ट कर लें। There is another way. If you see, तो all of these items are in bold. उनके first letters जो हैं वो red color में शो हो रहे हैं या bold शो हो रहे हैं। You can actually use a shortcut key which is Alt plus that letter. For example, अगर आपने फाइल के मेन्यू को ओपन करना है तो आप क्या करेंगे, Alt plus F, राइट? क्योंकि F बोल्ड हुआ है ना। इसी तरह अगर आपने एडिट को ओपन करना है सो यू विल प्रेस ऑल्ट एंड ई। जब मैं कहती हूँ बार बार कि ऑल्ट प्लस ई या ऑल्ट प्लस एफ, उसका मतलब ये नहीं है कि ऑल्ट और प्लस साइन की की और फिर एफ। उसका मतलब ये है कि यू विल कीप प्रेसिंग ऑल्ट एंड साइमल्टेनियसली यू विल प्रेस एफ की, यानी कि आप दोनों को साइमल्टेनियसली प्रेस करेंगे तो ये मेन्यू जो है वो ओपन हो जाएगा। अब अगर आप देखें तो आपके पास न्यू फाइल ओपन हो गई है। दिस फाइल हैज़ अ डबल बॉर्डर्स, इसके डबल बॉर्डर्स हैं और अगर आप देखें तो इसके ऊपर इस बिल्कुल स्टार्टिंग लाइन में कर्सर जो है वो ब्लिंक कर रहा है। यहाँ से आप अपना प्रोग्राम जो है वो लिखना शुरू करेंगे। सो दैट्स हाउ यू क्रिएट अ न्यू फाइल इन योर IDE एंड यू स्टार्ट राइटिंग द प्रोग्राम। अगर कोई भी प्रोग्राम लिखना हो, क्योंकि अभी तक आपने सिंटैक्स को अंडरस्टैंड नहीं किया C++ के, तो आई विल नॉट राइट द प्रोग्राम। लेकिन ये जो प्रोग्राम लिखा हुआ है, अगर आपको ये बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग लग रहा है तो आप उससे परेशान ना हो। सिर्फ देख लें कि अगर ये इस तरह से आपका प्रोग्राम जो है वो लिखा जाएगा आपके IDE में, और उसके बाद क्या होगा, आप उस फाइल को सेव कर सकते हैं। हाउ टू सेव दैट फाइल। अब सबसे पहली तो बात ये कि आपको उस फाइल को सेव क्यों करना है। जब आप कोई भी सॉफ्टवेयर या कोई टूल यूज़ कर रहे हैं और उसकी एक विंडो आपके पास ओपन है, उसके अंदर आपने कुछ कोड लिखा, अगर तो मैं उसको एज इट इज़ क्लोज़ कर दूंगी, इट हैपन्स इन ऑल अदर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स, कि अगर आपने वर्ड में कोई कुछ लिखा है, कोई डॉक्यूमेंट बनाया और आपने उसको सेव नहीं किया, सो इट विल ईदर बी ओवरराइटेड या वो फाइल ओवरऑल ही डिस्ट्रॉय हो जाएगी, यानी कि वो सेव्ड नहीं रहेगी। तो आपको ये प्रोग्राम अगर दोबारा यूज़ करना है या आप चाहते हैं कि जो आपने प्रोग्राम बनाया था वो सेव रहे ताकि लेटर ऑन आप उसको दोबारा से उसको एग्जीक्यूट कर सकें या उसमें चेंजेस कर सकें, तो यू विल सेव दैट प्रोग्राम। अगर आप फाइल मेन्यू में जाएं, क्लिक ऑन द फाइल मेन्यू और उसके अंदर आपके पास सेव का ऑप्शन आएगा। सो या तो आप इस तरह से कर सकते हैं कि यू विल प्रेस फाइल एंड देन सेव मेन्यू, या फिर आप डायरेक्टली F2 प्रेस करें। F2 की जो होती है आपकी, F2 की प्रेस करें, तब भी आपके पास एक पॉपअप विंडो ओपन हो जाएगी जो आपको, या डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा जो जिसमें वो आपको पूछेगा कि दिस इज़ समथिंग दैट यू वांट टू सेव एज, राइट। सो उसके ऊपर एक कैप्शन होगा, यू वांट टू सेव फाइल एज, राइट। इसका मतलब ये कि नाउ यू वांट टू गिव सम नेम टू योर फाइल, यानी जिस तरह से हम नॉर्मल फाइल जब सेव करते हैं तो हम उसे कोई नाम देते हैं या हम उसे किसी नेम से, स्पेसिफिक नेम से सेव करते हैं ताकि हमें पता हो कि हमने वो फाइल कहाँ रखी है और किस नाम से रखी है ताकि हम उसे एक्सेस कर सकें बाद में। सिमिलरली हियर अगर आप देखें, हम क्या करेंगे कि उसको सेव करेंगे। लाइक हियर आई हैव गिवन द नेम माई फर्स्ट प्रोग्राम। तो आपने उस फाइल को ये नाम दे दिया, आप कोई भी नाम दे सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, ये नाम दिया और उसके आगे आप देखें अगर तो बाय डिफ़ॉल्ट इट सेज .cpp। .cpp का मतलब ये कि ये .cpp फाइल है या ये C++ की बाय डिफ़ॉल्ट फाइल है या C++ एक्सटेंशन के साथ ये फाइल जो है वो सेव हो रही है। तो दैट इज़ व्हाट इज़ मेंट बाय एक्सटेंशन। जब मैं कहती हूँ कि एक्सटेंशन क्या है इस फाइल की, इस फाइल की एक्सटेंशन का मतलब ये कि ये सोर्स फाइल कैसे सेव होगी, एज C++ फाइल। आपका कोर्स चूँकि C लैंग्वेज को कवर कर रहा है तो आई वुड सजेस्ट और इट इज़ हाईली सजेस्टेड दैट यू यूज़ .c एक्सटेंशन, यानी जब यहाँ पे आप अपना नाम चेंज करें तो उसके साथ .c कर दें उसकी एक्सटेंशन को, क्योंकि CPP कुछ ऐसे और फंक्शनैलिटीज़ और मॉड्यूल्स भी अप्लाई करता है या अवेलेबल करता है जो कि जिसकी आपको ज़रूरत नहीं है
और दे मे कन्फ्यूज़ यू। लेकिन ऑन हैविंग सेड दैट, अगर आप उसे CPP फाइल ही रहने दें तब भी उसमें प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, बट इट इज़ हाईली सजेस्टेड दैट यू एक्चुअली चेंज द एक्सटेंशन ऑफ योर फाइल टू .c फाइल बिकॉज यू आर फोकसिंग ऑन C लैंग्वेज। तो आप उसे .c फाइल से सेव कर लेंगे। अब अगर आप देखें तो बाय डिफ़ॉल्ट ये इसका जो पाथ है या इसका जो सेव करने का जो एक रास्ता है, यानी कि ये किस डेस्टिनेशन पे सेव कर रही है, वो बिन फोल्डर है। ये बिन फोल्डर आपके C फोल्डर में अवेलेबल होता है, जहाँ पे आपका टर्बो C++ जो है वो इंस्टॉल हुआ है। उसके अंदर आपके पास एक बिन के नाम से फोल्डर होता है और बाय डिफ़ॉल्ट आपकी सारी फाइल्स जो आप सेव करते हैं वो वहीं पे सेव होती हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इस फाइल को आप किसी और जगह सेव करें, यानी आप अपने डेस्कटॉप पे रख लें, आप अपने हार्ड ड्राइव में इसे कहीं और किसी C ड्राइव में या D में, आपने D आपका कोई ड्राइव बनी हुई, आप उसमें उसे स्टोर करना चाहते हैं, किसी और फोल्डर में स्टोर करना चाहते हैं, इन दैट केस यू विल हैव टू गिव द इंस्ट्रक्शन और द होल पाथ ऑफ इट। आप उसका पूरा पाथ है वो उसको प्रोवाइड करेंगे इन ऑर्डर टू टेल द कंप्यूटर, इन ऑर्डर टू टेल द कंपाइलर कि आप अपनी फ़ाइल को कहाँ सेव करवाना चाहते हैं। अगर आप देखें तो ये फ़ाइल मैंने डेस्कटॉप पे सेव करवाई है, एंड नाउ यू कैन सी कि ऑन माई डेस्कटॉप देयर इज़ अ फाइल विच सेज माई फर्स्ट प्रोग्राम .c, राइट। अगर मैं इसे C++ एक्सटेंशन के साथ सेव करूँ तो इट विल से माई फर्स्ट प्रोग्राम .cpp, ठीक है। सो ये सारा का सारा हमारा इंट्रोडक्शन था कंपाइलर का और टर्बो C++ का। हमने देखा कि टर्बो C++ में हम किस तरह से फ़ाइल बनाते हैं, फ़ाइल को क्रिएट कैसे करते हैं और उसको सेव कैसे करते हैं, डिफरेंट मेन्यूज़ में कैसे नेविगेट करते हैं। हम ये भी अभी हम देखेंगे कि अगर आपने जो कर्सर ब्लिंक कर रहा है फॉर एग्ज़ाम्पल, उससे आप नेविगेट कैसे कर सकते हैं व्हेन यू हैव रिटन द प्रोग्राम, तो आप किस तरह से ऊपर नीचे दाएं बाएं नेविगेट कर सकते हैं। यू कैन ईदर यूज़ द कर्सर, ईदर यू कैन यूज़ द नेविगेशन कीज़, और यू कैन यूज़ स्क्रॉल अप एंड डाउन कीज़ फ्रॉम योर कीबोर्ड, और आप अप एंड डाउन एंड राइट एंड लेफ़्ट की यूज़ कर सकते हैं इन ऑर्डर टू नेविगेट थ्रू आउट द प्रोग्राम। इसकी ज़रूरत आपको क्यों पेश आएगी? हो सकता है आपने किसी 7th लाइन में या 8th लाइन में कोई प्रोग्राम लिखा और वहाँ पे आप सेमीकोलन डालना भूल गए, या आप कोई और ऐसा रिक्वायर्ड टास्क करना भूल गए जो कि आपने नहीं किया, तो यू हैव टू गो अप दैट लाइन और आपने उसको एडिट करना है। सो इसी तरह से जब आप अपनी फ़ाइल जो आपने सेव की हुई है उसे आप वापस ओपन भी कर सकते हैं और ओपन करके उसके अंदर चेंजेस भी कर सकते हैं। जब आपने ओपन करना होगा तो आप अगेन फाइल में जाएंगे और मेन्यू ओपन पे क्लिक करेंगे तो वो आपको एक और डायलॉग बॉक्स ओपन करके दे देगा और वो आपसे पूछेगा, बाय डिफ़ॉल्ट वो बिन को ही लोकेट करेगा क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट वो फाइल्स बिन में ही स्टोर्ड हैं, तो वो वहाँ से लिस्ट ऑफ फाइल्स आपको दिखा देगा और आपको कहेगा कि आपने कौन सी फ़ाइल जो है वो अपलोड करनी है या वापस आपने उसको ओपन करना है, ठीक है। और तो मैंने जैसे पहले भी कहा कि बाय डिफ़ॉल्ट जो उसका पाथ सेट होता है वो बिन फोल्डर में ही होता है। बिन फोल्डर इज़ जैसे मैंने दिखाया कि इट इज़ इन योर C ड्राइव। बाय डिफ़ॉल्ट जब आप टर्बो C++ इंस्टॉल करेंगे अपने कंप्यूटर पे तो वो C ड्राइव में ही इंस्टॉलेशन होगी और उसी में आपका बिन फोल्डर जो है वो लोकेट करेगा, और उस बिन फोल्डर के अंदर आपकी सारी की सारी सोर्स फाइल्स जो हैं वो सेव होंगी। एक IDE का मतलब ये है कि IDE प्रोवाइड्स यू अ होल लॉट ऑफ यूज़र इंटरफेस जिसमें आप राइट कर सकते हैं प्रोग्राम, एडिट कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। देन इट ऑल्सो हैज़ अ कंपाइलर एट द बैक एंड जो आपको ये प्रोवाइड करता है फैसिलिटी कि आप प्रोग्राम को कंपाइल कर सकते हैं, उसको डीबग कर सकते हैं। डीबग करने का मतलब क्या है? Finding error in the program is called debugging, right? Debugging जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में भी कहा था कि जब आपने कोई सिंटैक्स की कोई गलती की या आपने सिमेंटिक्स की कोई गलती की, यानी कि या तो आपने उस प्रोग्राम के अंदर कुछ वोकैबुलरी ठीक नहीं लिखी या आपने उसकी ग्रामर ठीक नहीं लिखी, आपने उसका स्ट्रक्चर ठीक नहीं लिखा, तो इसका मतलब होगा कि आपने कुछ ना कुछ ऐसा मिस कर दिया है जो
विच इज़ प्रॉब्लमैटिक फॉर द कंपाइलर, और वो कहेगा कि ये प्रोग्राम तो जो है वो करेक्ट नहीं है एंड इट नीड्स टू बी करेक्टेड बिफोर दैट। तो वो क्या करेगा, आपको इंडिकेट कर देगा इन द फॉर्म ऑफ एरर्स। सो जब एरर कंपाइलर से एरर्स आते हैं, दैट मीन्स कि यू हैव डीबगिंग, कि आपके पास डीबगिंग का ऑप्शन है कि आप उसको एडिट कर सकते हैं। नाउ यू कैन, वो जब आपको एरर देता है तो वो आपको एरर की डिस्क्रिप्शन भी देता है, उससे आपको पता चलता है कि कौन सी लाइन में किस चीज़ का एरर आ रहा है। स्पेसिफिक डिस्क्रिप्शन मीन्स स्पेसिफिक एरर। हम आगे चल के देखेंगे भी कि कौन कौन से तरह के एरर्स हो सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि आप डीबग कर सकते हैं अपने प्रोग्राम को, आप करेक्ट कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं अपने प्रोग्राम में, और फिर उसको सेव कर सकते हैं अगेन और उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। सो कंपाइलर गिव्स यू एन ऑप्शन और फैसिलिटी टू ट्रांसफॉर्म दैट सोर्स फाइल जो आपने क्रिएट की है, टू ट्रांसफॉर्म इट इनटू एन ऑब्जेक्ट और एग्जीक्यूटेबल फाइल देन, ताकि वो अंडरस्टैंडेबल फॉर द कंप्यूटर हो जाए। जब ये सारा प्रोसेस आप एग्जीक्यूट करते हैं तो ये सारा का सारा जो चीज़ें हैं ये सारी आपकी एक ही सॉफ्टवेयर के थ्रू हैंडल हो रही हैं, विच इज़ योर कंपाइलर और विच इज़ कॉल्ड इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, और आप उसको के लिए क्या यूज़ कर रहे हैं, टर्बो C++। सो आई होप आज का लेक्चर आपको जो है वो समझ आ गया होगा। आई ट्राई टू इंक्लूड एवरी डिटेल इनटू इट, स्टार्टिंग फ्रॉम के हम प्रोग्राम का लिखने का मतलब क्या होता है, सोर्स फाइल क्या होती है, कंपाइलर क्या होता है, कंपाइलर क्या काम परफॉर्म करता है, व्हाट इज़ मेंट बाय राइटिंग सोर्स फाइल्स को राइट करने के लिए आप जो सॉफ्टवेयर टूल यूज़ करें टर्बो C, वो किस तरह से इंस्टॉल करना है, उसके अंदर फ़ाइल किस तरह से ओपन करनी है, फ़ाइल को आपने एडिट किस तरह से करना है, और उसके बाद उसको सेव कैसे करवाना है। दिस इज़ एवरीथिंग दैट वी एक्चुअली इंक्लूडेड इन दिस टॉपिक। इन next topics we will see that how do a compiler compiles the program.